Hi learners, I am Ishita, your educator for the subject aquaculture। तो आज हम एक सिंपल सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर, जो कि सिंपल है बट एग्जाम फोकस भी है। सो अब देर किस बात की, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। So, if you are new to our channel, so you can join our Telegram channel which provides you the latest exam related updates, doubt clearing sessions, live quizzes, free notes and free PDFs and ebooks. So, the culture of oysters, it was established by the Roman in the first known form of the aquaculture। तो जो हमारा oysters का culture है वो first known form है हमारा aquaculture का। So, the theory which explains about the beginning of aquaculture is this four theory। तो हमारी जो चार theories है वो aquaculture की beginning को explain करता है। First is Oxbow theory, then catch and hold theory, कॉन्सेंट्रेशन थियरी एंड ट्रैप एंड क्रॉप थियरी। तो ये चार थियरीज है जो हमारे एक्वाकल्चर कैसे बिगिन हुआ था उसको एक्सप्लेन करता है। तो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है हमारा ऑक्सबो थियरी। तो ऑक्सबो थियरी में जनरली क्या होता है कि जो हमारा इनलैंड रिवर सिस्टम है वो जनरली फ्लो होती रहती है, तो फ्लो के साथ साथ वो अपना कोर्स भी चेंज करती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, फर्स्टली जो हमारा रिवर है वो फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे उसका फ्लो चेंज हो रहा है। तो फ्लो चेंज होगा और वो एक स्मॉल अबंडेंट चैनल टाइप फॉर्म हो जाएगा। तो क्या होता था कि जैसे हमारा जो ये रिवर सिस्टम है उस पर फ्लड कंडीशन होता था, तो रिवर था वो पूरी फ्लडेड कंडीशन में हो जाता था। फिर जब फ्लड हमारा ख़त्म हो जाता था तो ये रिवर का जो पानी है वो सब ड्रेन हो जाता था। तो और कुछ अबंडेंट चैनल्स होती थी उसमें नेचुरल स्टॉकिंग हो जाता था। ओके, तो इस स्टॉकिंग की वजह से जो फिश होती थी वो वहाँ पे ग्रो करती थी नेचुरली। तो जहाँ जो फिशरमैन्स थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, तो वो लोग इस अबंडेंट चैनल में से अपनी जो फिश थी उसको कैच करते रहे। एंड देन धीरे धीरे उन्होंने इस पर थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया। तो उन्होंने एक एनक्लोज्ड एम्बैंकमेंट टाइप किया। तो और फिर धीरे धीरे वो उस पर मैनेजमेंट करते गए कि नेचुरल जो स्टॉकिंग हुआ उसको प्रॉपरली ग्रो किया। नॉट कि स्मॉल साइज फिशेस थी उसको डायरेक्टली कलेक्ट किया, बट उसको ग्रो होने का चांसेस दिया। तो ऐसे जो ऑक्सबो थियरी है वो हमारे एक्वाकल्चर की ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। देन नेक्स्ट इज कैच एंड होल्ड थियरी। तो कैच एंड होल्ड थियरी ये हमारा जो डिफरेंट कैसल्स होते थे, एम्पायर्स होते थे, मोनेस्ट्रीज होती थी, वो सब क्या करते थे कि अपने सराउंडिंग में एक वाटर बॉडी कंस्ट्रक्ट करते थे, आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्ट करते थे। बट उसका पर्पस क्या होता था? सिंपली कि वाटर स्टोर करना या फिर डिफेंस के लिए या रिक्रिएशन के लिए। उसका प्रॉपर जो पर्पस होता था वो फिश कल्चर नहीं होता था। तो उसी वजह से फिर जो रूलर्स होते थे वो लोग जनरली मॉनसून सीजन में या फिर जब सीजन हुई थी फिश की तब उन्हें फ्रेश फिश मिलती थी। बट जब विंटर सीजन आता था, ड्राई सीजन आता था, उस समय उनको फिश प्रॉपर नहीं मिलती थी। तो रूलर्स क्या डिमांड करते थे कि उस समय भी उनको फिश मिले। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या किया कि रूलर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उन्होंने ये जो सराउंडिंग वाटर बॉडीज थी उस पर फिश स्टॉक कर दी। जैसे कि हमारा ये थियरी का नाम है कैच एंड होल्ड। पहले कैच किया डिफरेंट वाटर बॉडीज से और फिर ये जो कैसल्स के अराउंड जो वाटर बॉडीज थी उस पर स्टॉक कर दिया। तो स्टॉक किया वहाँ पर फिश को। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि फिश उन्होंने स्टॉक की बट कुछ फिशेज ही उस पर ग्रो होती थी। जैसे कि हमारी कॉमन कार्प है वो हमारी एंड जो डिफरेंट आर्टिफिशियल कंडीशन में भी हमारी ग्रो कर जाती थी। तो कॉमन कार्प एक थी वो ग्रो होती थी, बाकी कोई फिश ग्रो नहीं होती थी। तो इसी वजह से उन्होंने कॉमन कार्प का
कॉमन कार्ड को जनरली यूज़ किया था इस कैच एंड होल्ड थियोरी में। तो जैसे जैसे हमारा जैसे जैसे एक्वाकल्चर का डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे इन्होंने भी क्या किया, डिफरेंट फ्राई को कैसे ग्रोथ करे, फ्राई को कैसे हम फर्दर रियर कर सकते हैं, वो सब धीरे धीरे एक्वाकल्चर स्टार्ट हुआ। तो कैच एंड होल्ड थियोरी सेज सिंपली टू कैच फ्रॉम अदर एरिया एंड देन होल्ड इट इन डिफरेंट आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज। दिस इज कैच एंड होल्ड थियोरी। और फिर हमारी नेक्स्ट थियोरी है कॉन्सेंट्रेशन थियोरी। तो कॉन्सेंट्रेशन थियोरी में क्या होता था कि जो हमारे रिवर सिस्टम्स है उस पर जब मॉनसून ट्रॉपिकल कंडीशंस, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या होता था कि जब हमारी रिवर सिस्टम मॉनसून सीजन में फ्लड कंडीशंस पर चली जाती थी, तो फ्लड कंडीशन में जाती थी तो वहाँ पर जो डिफरेंट वेटलैंड्स थे या फिर कोई मार्शलैंड्स था उस पर भी सब फ्लड आ जाता था। तो उसी वजह से फ्लड के वजह से जो हमारी फिश थी या फिर डिफरेंट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे वो उस फ्लडेड कंडीशन में रिप्रोड्यूस करते थे या फिर अपना अच्छे से ग्रोथ करते थे। तो उस ग्रोथ होता था मॉनसून सीजन में। ओके, एंड उसी सीजन में उनका जो ऑफस्प्रिंग्स थे वो बड़े होते थे या फिर उनका पॉपुलेशन इंक्रीज होता था। बट जैसे जैसे ड्राई सीजन अप्रोच आता था, जैसे जैसे ड्राई सीजन नज़दीक आता था तो ये जो फ्लडेड कंडीशंस है वो पानी धीरे धीरे ड्रेन होता जाता था। तो कुछ जो डीपर एरियाज होते थे वहाँ पर जो पानी है वो रह जाता था। तो जो जहाँ पानी रह जाता था वहाँ पर जो फिश है वो भी सारी कॉन्सेंट्रेशन में आ जाती थी, उसी डीपर कंडीशन में आ जाती थी। तो जो फिशरमैन्स थे वो फिर वहाँ जो डीप एरिया होता था वहाँ जाकर फिशिंग करते थे। तो दिस वाज द कॉन्सेंट्रेशन थियरी। और फिर धीरे धीरे जैसे हमारा एक्वाकल्चर डेवलप्ड होता गया वैसे वैसे वो फिशरमैन्स भी वहाँ पर जो रियरिंग होता था फ्राई का वो भी मैनेज करते गए और धीरे धीरे हमारा एक्वाकल्चर डेवलप्ड हुआ। दिस वाज द कॉन्सेंट्रेशन थियरी। तो हमने जो 3 थियरी देखी विच इज ऑक्सबो थियरी, कैच एंड होल्ड थियरी एंड कॉन्सेंट्रेशन थियरी। ओके, ये जो 3 थियरी थी वो हमारी जनरली इनलैंड वाटर के लिए थी, जो हमारा फ्रेश वाटर होता था उसके लिए थी, राइट। एंड दिस ट्रैप एंड क्रॉप थियरी, ये जो थियरी है हमारी वो ब्रैकिश वाटर या फिर मरीन वाटर के लिए जनरली देखा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता था, सिंपली ट्रैप एंड क्रॉप। पहले जो हमारी स्पीसीज आती है या फिर कोई सीड आता है उसको ट्रैप करते थे, फिर उस ट्रैप किए हुए स्पीसीज को ग्रो करते थे विच इज क्रॉप करते थे। ओके, दिस इज ट्रैप एंड क्रॉप थियरी। तो ये जनरली ब्रैकिश वाटर या फिर कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है कि डिफरेंस जो लगून्स है, टाइडल पॉन्ड्स है, कोस्टल स्वैम्प्स है, उस पर जब हाई टाइड आती थी तो वो नेचुरली फिल हो जाते थे। और फिर जैसे जैसे लो टाइड होती थी तो पानी होता है वो अपने वापस से टाइडल फ्लक्चुएशंस होता था। तो जैसे हाई टाइड आती थी तो वो नेचुरली स्टॉक हो जाता था फिश या फिर डिफरेंट जो सीड्स है वो नेचुरली स्टॉक होते थे। पर फिर फिशरमैन्स क्या करते थे कि उस जो फिश होती थी उसको फिर से वापस जाने के बदले वो वहाँ पर एक ट्रैप रख देते थे। तो ट्रैप की वजह से जब हाई टाइड आई तो फिश होती थी वो सब वहाँ ट्रैप हो जाती थी और पानी अपने आप चला जाता था। बट वहाँ पर फिशरमैन ने क्या नोटिस किया कि जैसे जैसे वो लोग एडवांस होते गए, मीन्स जैसे जैसे वो लोग आगे आगे देखते गए तो वो फिशरमैन्स काफ़ी बढ़ गए थे उस समय, और उसी वजह से उनके जो ट्रैप में बहुत ही कम फिशेज आती थी। तो उन्होंने क्या किया, फिर ऐसा ट्रैप वो लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया, बट वो रेगुलरली उस पर जाकर कैच करने के बजाय वो कम से कम 2 to 3 मंथ्स के लिए वहाँ रखते थे। उसके वजह से बैरिकेड्स रखते थे, उसके वजह से जो फिश होती थी वो प्रॉपरली वहाँ पर ग्रो होती थी। जो स्मॉल साइज फिश हो वो प्रॉपरली ग्रो होती थी और बिग साइज जो फिश होती थी वो प्रॉपरली रिप्रोड्यूस करती थी वहाँ पर। तो जो कमर्शियली हार्वेस्ट फिश होती थी उसको वो साइज कमर्शियली जो साइज होती थी हार्वेस्टिंग के लिए वो लोग हार्वेस्ट कर लेते थे, और जो स्मॉल साइज फिश होती थी उसको वो प्रॉपरली ग्रो करने देते थे। ओके, सो दिस वाज ट्रैप एंड क्रॉप थियरी। तो हमने अभी जो एक्वाकल्चर की ओरिजिन कैसे हुआ उसमें हमने 4 थियरी देखी। फर्स्ट इज ऑक्सबो थियरी, देन ऑक्सबो थियरी
ऑक्सबो थियरी देखी हमने, देन कैच एंड होल्ड थियरी देखी, एंड देन कॉन्सेंट्रेशन थियरी देखी, एंड ट्रैप एंड क्रॉप थियरी देखी। तो वो पहली जो 3 थियरी थी वो हमारे इनलैंड वाटर के लिए थी, एंड ट्रैप एंड क्रॉप थियरी थी ये हमारे ब्रैकिश वाटर और कोस्टल एरियाज के लिए थी। ओके, दिस वाज द थियरी ऑफ ओरिजिन ऑफ एक्वाकल्चर। देन नेक्स्ट इज एन एक्वाकल्चर डेवलपमेंट हिस्ट्री। तो हमारा एक्वाकल्चर धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, तो चाइना वाज द क्रेडल ऑफ द बिगनिंग ऑफ एक्वाकल्चर। तो हमारा जो चाइना है वो हमारी एक्वाकल्चर की बिगनिंग देखा जाता है, विच इज मेनली फॉर द कॉमन कार्प। मेनली वहाँ पर कॉमन कार्प यूज किया जाता था। देन फैन लाई इट रोड हिज बुक्स द क्लासिक्स ऑफ फिश कल्चर। जो फैन लाई थी एक राइटर था, उसने अपना बुक पब्लिश की थी विच इज़ द क्लासिक्स ऑफ फिश कल्चर। तो उस बुक में उन्होंने जनरली मोनोग्राम्स दिए थे डिफरेंट डिफरेंट फिश के, या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो बिगनिंग होता था फिश कल्चर का, वो एक जनरली मोनोग्राम्स दिया था। एंड इन 500 BC to 500 AD इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन एज ऑफ कॉमन कार्प कल्चर। तो ये जो पीरियड था वो जनरली उसे गोल्डन एज ऑफ कॉमन कार्प कहते हैं। सो देन इट इज़ इन द टैंग डायनेस्टी। तो टैंग डायनेस्टी के समय क्या होता था कि जो टैंग एम्पायर था उस समय चाइना में, उसका जो फैमिली नेम था वो था ली। तो ली उस समय में ली था वो कॉमन कार्प का एक कॉमन नेम था ली। तो उसी वजह से वो जो वहाँ का एम्पायर था उन्होंने जो कॉमन कार्प की स्पीसीज थी उसको ही बैन कर दिया था। मीन्स उसका कोई कल्चर नहीं हो सकता, उसको कोई एज अ फूड खा भी नहीं सकता, सभी प्रोहिबिशन हो गया था फॉर द कॉमन कार्प। तो क्या हुआ था कि जो कॉमन कार्प था उसको टोटली वहाँ पर बैन कर दिया था। तो उस वजह से क्या हुआ कि जो वहाँ के पीपल थे वो कॉमन कार्प नहीं खा सकते थे उस समय। तो और जो फिश थी वो उनका एक लाइवलीहुड हो गया था, मीन्स उनको फिश चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ के चाइनीज पीपल ने क्या किया कि फिश जो होती थी उसके कॉमन कार्प के बदले कोई दूसरी नई स्पीसीज को डिस्कवर किया, सच एज सिल्वर कार्प, बिग हेड कार्प, ग्रास कार्प या फिर मड कार्प। तो ये सारी जो स्पीसीज थी वो उस समय डिस्कवर हुई थी ताकि एज ए अल्टरनेटिव फॉर द कॉमन कार्प। देन नेक्स्ट इज संग डायनेस्टी। तो संग डायनेस्टी में भी सिंपली द कलेक्शन ऑफ फ्राई एंड कल्टिवेबल स्पीसीज के बारे में था। एंड उस समय इंडिया में एक नामसो लोसा करके एक कंपाइलेशन पब्लिश हुआ था जिसमें फैटनिंग ऑफ फिश इन रिजर्वर के बारे में दिया हुआ था। देन नेक्स्ट इज अ मिंग डायनेस्टी। तो मिंग डायनेस्टी में जनरली मेथड्स दिया था कि हाउ टू कल्चर फ्रॉम फ्राई टू एडल्ट, एंड कंप्लीट एक्वाकल्चर का प्रोसेस भी डिस्क्राइब हुआ था उस समय। देन नेक्स्ट इज अ चिंग डायनेस्टी। सो चिंग डायनेस्टी में जो डिटेल डिस्क्रिप्शंस था फिश कल्चर मेथड का वो भी डिस्क्राइब हुआ था, और जो फ्राई को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। Then fry production, season of occurrence of fry, and differentiation and separation of fry and transport. It was also developed. Okay, and then next we will be seeing about the development in other areas. So Indo at that time फ्रेंच इंडो चाइना, इट हैज़ दिस स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ माइग्रेंट। तो जो चाइनीज़ माइग्रेंट था उसका एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था उस समय पर, और उस समय में फ्रेंच इंडो चाइना में एक जो इंडिजिनस स्पीसीज थी जैसे कि कैटफिश और जो रिलेटेड स्पीसीज थी उसको केज कल्चर में इंडिपेंडेंटली वो लोगों ने कल्चर किया था। और ये प्रैक्टिसेस आज भी आज भी देखने को मिलता है, विच इज़ along the Mekong River, which is in Kampuchea or Cambodia. Then next is in Indian subcontinent। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो ट्रेडिशनल जब एंशियंट में जब डिफरेंट रिजर्वेयर्स या टैंक्स का कंस्ट्रक्शन होता था तो वो जनरली वाटर सप्लाई के लिए या फिर इरिगेशन के लिए या फिर कोई रीजनल फंक्शंस के लिए होता था, बट उसका मेन काम फिश को होल्ड करना नहीं था। बट धीरे धीरे एक्वाकल्चर का इवोल्यूशन हुआ, तभी इनिशियली दिस रिजर्वोयर
was generally used to hold the fish. वो फिश को होल्ड करने के लिए हुआ. फिर धीरे धीरे जैसे एक्वाकल्चर डेवलप हुआ ग्रेजुअली वो लोग फिश कल्चर पर स्विच हो गए. Okay, then next is Indonesia. Indonesia, it was the early pioneer of brackish water aquaculture. तो इंडोनेशिया था वो brackish water aquaculture का pioneer था. मीन्स स्टार्टिंग जो brackish water का स्टार्टिंग हुआ था वो हमारा इंडोनेशिया में हुआ था और इट्स ओरिजिन वाज अराउंड 15th सेंचुरी और 15th सेंचुरी में इसका ओरिजिन हुआ था. एंड धीरे धीरे वो ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट एरियाज में भी पास ऑन हुई लाइक फिलीपाइंस, मलेशिया, थाईलैंड एंड साउथ चाइना विच इंक्लूड्स ताइवान ऑल्सो. देन यूरोप जो हमने कैच एंड होल थियरी देखी थी जिसमें हम डिफरेंट मोनार्चीज या पैलेसेस डिफरेंट मोनार्चीज या पैलेसेस को उसके सराउंडिंग वाटर बॉडीज में जो फिश होल्ड करने के लिए रखते थे वही सेम एडप्ट हुआ था यूरोप में भी. जो पैलेसेस थे, मोनास्ट्रीज थी, टेम्पल्स थे, उसका जो वाटर बॉडीज था वो पहले रिक्रिएशन या फिर वाटर होल्डिंग के लिए यूज होता था. देन धीरे धीरे वहाँ पर फिश कल्चर स्टार्ट हो गया. Okay, then a major species cultured was common carp and trout species. Then North America. For the North America, the period was between 19th century and development generally focused was for the sport fisheries. Sport fisheries पर फोकस था और उस समय वहाँ के गवर्नमेंट का एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था फॉर दिस स्पोर्ट फिशिंग. एंड ऑल्सो जो वहाँ के यूएस कमिश्नर्स ऑफ फिश एंड फिशरीज थी उन्होंने एक मैनुअल भी रिलीज की थी विच इज़ मैनुअल ऑफ फिश कल्चर. और उसमें क्या क्या था, उसमें जो डिफरेंट हैचरी टेक्निक्स थी वो कवर किया था, सीड प्रोडक्शन के बारे में कवर किया था एंड ऑल्सो इट इंक्लूडेड फिन फिश एंड सेलफिशेस के बारे में भी कवर किया था विच इज़ ऑयस्टर्स एंड क्लैम्स. देन नेक्स्ट इज़ अफ्रीका. तो अफ्रीका में भी जनरली जो यूरोपियन थे उसका वो उन्हीं लोगों से ये एक्वाकल्चर इंट्रोड्यूस हुआ था इन अफ्रीका. एंड करंटली वहाँ पर एक एक्टिव डेवलपमेंट चल रहा है एक्वाकल्चर इज ऑल्सो वेरी गुड इन अफ्रीका एंड मेजर स्पीसीज विच वर डेवलप्ड इन अफ्रीका इज तिलापिया, कॉमन कार्प एंड कैटफिशेस. नाउ दिस वॉज ऑल अबाउट द हिस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड. हमारे जो वर्ल्ड में एक्वाकल्चर की हिस्ट्री क्या क्या थी वो था. एंड नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर इन इंडिया. हमारे इंडिया में प्रॉपर हमारा इंडिया में हिस्ट्री एक्वाकल्चर कैसे स्टार्ट हुआ वो देखते हैं. सो हमारे इंडिया में एक्वाकल्चर के बारे में हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही देखा जा रहा है कि उस समय भी जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के पीपल थे वो लोग अपना जो फिश है वो फिश को एज अ फूड खाते. फिश को एज अ फूड वो लोग इंक्लूड करते थे क्योंकि ऑल्सो कौटिल्यस के अर्थशास्त्रों में भी दिया गया था कि हम फिश को कैसे पॉइजन कर सकते हैं इन द टैंक ड्यूरिंग द वॉर which shows about the awareness about fish toxicity and management. And then in book Mansalota which was written by the King Someswara who's which is this फिर हम बुक मानसलोता में भी देखते हैं उसमें भी एक चैप्टर था विच इज़ मत्स्य विनोद. उसमें भी फैटनिंग ऑफ फिश के बारे में दिया गया है और ये बुक किंग सोमेश्वरा ने लिखी है विच इज़ द सन ऑफ विक्रमादित्य 6. एंड ऑल्सो उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन स्पोर्ट फिशेस के बारे में भी दिया है विच दे ग्रुप्ड इनटू मरीन फिशेस एंड फ्रेश वाटर फिशेस. एंड ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम मीन्स मेडिवल टू ब्रिटिश पीरियड के टाइम जब ब्रिटिश एरा आया था उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ट्राउट को इंट्रोड्यूस किया था. ट्राउट को नीलगिरी में, कश्मीर में और कुल्लू वैली में उसको इंट्रोड्यूस किया था विच वाज इन द हिली रीजन. तो फॉर द पर्पस ऑफ एनहांसिंग द स्पोर्ट्स फिशरी इन इंडिया. ओके, तो उससे क्या हुआ कि जो ये फिश थी वो एक वेल इस्टेब्लिश हो गई और स्पोर्ट फिशेस भी इंडिया में स्टार्ट हो गया. फिर धीरे धीरे फिशेस डिपार्टमेंट भी स्टार्ट हुआ. फिशेस डिपार्टमेंट पंजाब में स्टार्ट हुआ था
एंड फर्स्ट साइंटिफिकली फिश फार्म हम देखें तो it was at the Sunkesula, which is in Krishna district, now in Andhra Pradesh, and it was built in the year 1911. And then धीरे धीरे हमारा फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भी डेवलप हुआ. And then in 1949, there was the establishment of CIFRI, which is Central Inland Fisheries Research Institute, and also it marked the beginning of this scientific freshwater aquaculture in India. Okay. Then फिर brackish water fish farming भी developed हुआ and it was initiated by ICR, and also ICR started the project All India Coordinated Research Project on brackish water in 1973. And then slowly there was the beginning of mariculture, and it was done by the CMFRI, which is Central Marine Fisheries Research Institute, in the year 1958 to 59. And their first attempt was to culture the milkfish, which is Janus janus. And from that onwards, they also developed about the pearl culture, which was in 1972, and it was also initiated by CMFRI. Okay, so this was about the history of aquaculture in India. तो इंडिया में हमने देखा कि स्टार्टिंग हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन से ही स्टार्ट हो गया था, एंड देन धीरे धीरे जो डिफरेंट हमारे अर्थशास्त्र थे उसमें भी मेंशन हुआ था अबाउट द फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के बारे में मेंशन हुआ था. बुक लिखी गई, बुक में विच वाज अबाउट द मत्स्य विनोद चैप्टर, उसमें भी फैटनिंग ऑफ फिश के बारे में दिया गया था. एंड देन धीरे धीरे हमारा स्पोर्ट फिशिंग आया, एंड देन स्लोली देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ एक्वाकल्चर, एंड ऑल्सो डिफरेंट फिशरीज इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर. ओके, तो ये था हमारा आज का एक टॉपिक विच इज़ द हिस्ट्री ऑफ एक्वाकल्चर. तो ये एक बेसिक टॉपिक था, एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग था, हमारा एक्वाकल्चर का एक टॉपिक था. ओके, सो अभी और काफ़ी सारे लेक्चर्स आने बाकी है, तो स्लोली वी विल बी डूइंग आवर बेस्ट टू upload a video faster, and so please be connect with us. Okay, so that's all for today's lecture. I hope कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी then don't forget to like, share and subscribe to our channel. Until then, keep learning and growing. Thank you.